नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे.आर. चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गूगल ड्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएएस मेंस विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है धातु व अधातु के बारे में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है और इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इनका उपयोग क्या है, उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी है और मिश्र धातु कौन कौन सी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रकृति में धातु व अधातु। दैनिक जीवन में हमें अपने चारों ओर अनेक वस्तुएं पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी की कुर्सी है, कोयला है, एल्यूमिनियम शीट है, तांबे का लोटा है, मिट्टी आदि। ये सभी पदार्थ है विभिन्न तत्वों से बनते हैं। कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ चमकदार होते हैं और कुछ कठोर होते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ हैं जो चमक रहित भी होते हैं और मृदु मतलब कोमल भी होते हैं और बुरबुरे भी होते हैं। आओ हम जानकारी करते हैं चमक के आधार पर पदार्थों की पहचान करना। इनमें से कुछ पदार्थ धातु व कुछ अधातु है, जो ऊपर दे रखे हैं वो। तो जो पदार्थ चमकीले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, जबकि वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। पृथ्वी की भूगर्भपट्टी पर कुछ धातुएं जैसे सोना है, प्लेटिनम है और कुछ अधातुएं जैसे सल्फर, हाइड्रोजन आदि है। तत्व स्वतंत्र रूप में, जबकि अधिकांश धातुएं एवं अधातुएं संयुक्त अवस्था में जैसे ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट के रूप में पाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। आइए धातु व अधातुओं के अन्य गुणों की जानकारी करें। तो धातु व अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। एक तो इनकी धातु, अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। एक तो इनकी क्या पाई जाती है, भौतिक अवस्था। अब लोहे की कुर्सी, स्टील के बर्तन, सोने चांदी, जेवर को आपने छूकर देखा होगा। ये सभी क्या है, ये सभी ठोस धातुओं से बनी होती है। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। बाकी किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे। एक तो भौतिक अवस्था हो गई, एक है रंग। धातुएं अधिकतर रूपहली व दूसरी यानी ग्रे रंग की होती है। धातुओं की चमक। किसी मलिन धातु को रंगवाल पत्र से रगड़िए, आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि वह पुनः चमकदार यानी रेजमाल आता है वो, जिसको हम इसके ऊपर यदि कोई जंग लग जाए तो उसको हम रगड़ते हैं तो ये वापस उसी तरीके से चमकने लगता है। इसका कारण सभी धातुओं की सतह द्वारा प्रकाश का अच्छी तरह से परावर्तन करना। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में जो विशेष चमक होती है उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा आदि विशेष चमकदार धातुएं हैं। अगला है कठोरता। कठोरता क्या है, आप लोहे का एक टुकड़ा लीजिए, उसे चाकू की सहायता से काटने का प्रयास कीजिए। क्या आप उस धातु के टुकड़े को आसानी से काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि अधिकांश धातुएं कठोर होती है, इन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता। सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। सोडियम, पोटेशियम धातुओं को मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है। तो अपवाद स्वरूप सोडियम और पोटेशियम धातु है जिनको मोम की भांति चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, जो ये दर्शाता है कि सोडियम पोटेशियम धातु क्या है, मुलायम है। ध्वनिकता। तो आपने आसपास की कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की थाली है, विद्यालय की घंटी है, धातु का सिक्का है, एल्यूमिनियम की शीट है आदि लीजिए। अब अन्य ठोस धातु से टकराइए। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि जब धातु किसी अन्य ठोस वस्तु से टकराती है या धातु पर किसी वस्तु से आघात यानी मारा जाता है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ध्वनिकता कहते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। घनत्व। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है। आइए जानकारी करें कैसे। धातुओं से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं जैसे लोहे की कील है, स्टील के चम्मच को पानी से भरी बाल्टी में डालिए। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये सभी वस्तुएं पानी से भरी है और इनका घनत्व पानी से ज़्यादा होने के कारण ये पानी में डूब जाती है।
कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण पानी में तैरते हैं, जैसे सोडियम है तथा पोटेशियम है। आप देखेंगे कि पानी है तो उस पानी में जैसे कोई नींबू वगैरह डालिए आप, और फिर उसके बाद में आप नमक डालिए, नमक डालेंगे तो वो नींबू है वो तैरने लगता है। धातु के घनत्व। तो गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठोस की धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन गैलियम धातु का इसका क्या है? एक अपवाद है। इसे हथेली पर रखने से ही ये पिघल जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। उष्मीय चालकता, क्या धातुएं उष्मा की सुचालक होती है? आइए हम जानकारी करते हैं। कांच का एक बीकर लीजिए जिसे आप लगभग आधा पानी से भर दीजिए। बीकर में एक स्टील का चम्मच व एक लकड़ी की छड़ डालिए। अब बीकर को गर्म कीजिए। कुछ समय पश्चात आप स्टील के चम्मच और लकड़ी की छड़ को छूकर देखिए। आप क्या देखते हैं कि स्टील का चम्मच गर्म हो जाता है, जबकि लकड़ी की छड़ गर्म नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु उष्मा की सुचालक होती है। इस कारण घर में खाना बनाने के बर्तन जैसे लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और चांदी उष्मा की सर्वोत्तम चालक है, और शीशा है वो सबसे कम चालक है। तो चांदी उष्मा की सबसे अच्छी चालक है चांदी, और सबसे उष्मा का सबसे कम चालक कौन सा है? वो शीशा, जिसे हम कहते हैं लेड, पीबी के प्रतीक के रूप में हम दर्शाते हैं। तो ये प्रयोग किया गया है उष्मा की धातुओं की उष्मीय चालकता के बारे में। ये एक तो स्टील का चम्मच है जो ज़्यादा गर्म होगा, और एक ये लकड़ी की छड़ी ये कम गर्म होगी। अघात वर्णीयता, अघात वर्णीयता क्या है? इसका अर्थ है अघात पीटना या वर्धन बढ़ाना, पीटने पर फैलना या बढ़ना। धातुओं के इस गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जाती है। ये धातु की सीट है, इसे हथौड़े से मारा जाता है। ये पहले धातु का टुकड़ा था, फिर इसको मारा गया। ये फिर आप देख सकते हो इसका आकार इस प्रकार बदल गया अघात वर्धनीयता के कारण। विद्युत चालकता, धातुओं विद्युत धारा का प्रभाव होने के कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने के लिए दर्शाए गए परिपथ में विभिन्न प्रकार के पदार्थ लेकर गतिविधि करेंगे। धातुओं से विद्युत परिपथ पूर्ण होने पर बल्ब प्रकाशित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। तन्यता, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जा सकता है, क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अघात वन्यता, तन्य, दमनिकता, उष्मा, विद्युत के सुचालक होते हुए धातु कहलाते हैं। तो धातु की परिभाषा आपके सामने लास्ट में आ गई। जो पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, अघात वर्णीयता होती है उनमें, और तन्यता होती है, धमनिकता होती है, उष्मा होती है, और धातु विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ये धातुओं के भौतिक गुण। तो भौतिक अवस्था है तो सामान्य ताप पर ये धातु ठोस, द्रव तीनों गैसों में पाया जा सकता है। जैसे ठोस अवस्था में कार्बन, सल्फर, आयोडीन। द्रव है वो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। रंग, ये धातुएं विभिन्न रंगों की होती है। जैसे सल्फर पीला होता है, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है, फास्फोरस लाल सफ़ेद होती है, जैसे तीली, माचिस की तीली। चमक, इनकी चमक कैसी होती है ये धातुओं में? तो कोयले का टुकड़ा लीजिए, पहले छायादार स्थान पर, फिर उसे पर्याप्त प्रकाश में देखिए। आप क्या देखेंगे कि कोयला चमक रहित है। ये धातुओं में चमक नहीं होती है, ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं। हीरा, आयोडीन इसका क्या है? अपवाद। तो हीरा है वो, हीरा और आयोडीन क्या है? ये धातु हैं, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। ये इसके क्या है? अपवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्री के लिए आप इन्हें मान सकते हैं। पूछा जा सकता है कि हीरा और आयोडीन विद्युत के क्या होते हैं, इनमें चमक पाई जाती है या नहीं पाई जाती, ये भी पूछा जा सकता है। कठोरता, ये धातुएं नरम व बुरबुरी होती है। सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। हीरा ये धातु होते हुए भी कठोर है, और कार्बन का क्या है? अपरूप माना जाता है। दमनिकता, ये धातुओं को समान टकराने में पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। घनत्व, धातुओं का घनत्व कम होता है। आओ हम जानकारी करते हैं। तो कैसे? तो पेन का ढक्कन और पेंसिल का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका आदि एक एक करके डालिए।
और कांच के बीकर में डालना है। आप देखेंगे कि इन वस्तुओं का घनत्व जल से कम होने के कारण वे जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे पेन का ढक्कन है प्लास्टिक का, और पेंसिल का टुकड़ा है, और लकड़ी का गुटका, ये क्या है, इनका घनत्व है वो पानी से क्या है, जल के घनत्व से कम है, तो ये पानी में तैरने लगते हैं। गलनांक, धातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन के अपरूप हैं, इसका अपवाद है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। उष्मीय व विद्युत चालकता, सामान्यतः धातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है, इसका अपवाद है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक, इसमें चमक भी। भंगुरता, भंगुरता क्या है, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाता है, इसे क्या हम कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। ये देखो, जैसे हथौड़े से कोयले को पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा, तो इसे कोयले के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, तो ये क्या है, इसकी गुण भंगुरता कहलाता है। धातुओं के रासायनिक गुण, तो हमारे चारों ओर देखते हैं कि तांबा एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, चांदी से बने आभूषण भी काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, इसका कारण है कि धातुएं वायु, जल व अम्ल से अभिक्रिया करके रासायनिक पदार्थ बनाती है, इस कारण ये क्या है, इनका रंग परिवर्तन हो जाता है। वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक सहयोग करके उन्हें ऑक्साइड बनाती है, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड बन जाता है। गतिविधि हम किस प्रकार देखेंगे कि मैग्नीशियम का एक पतला रिबन लीजिए, उसे मोमबत्ती की सहायता से जलाइए। आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन रोशनी के साथ जलता है, सफ़ेद रंग की राख बनती है। इस राख को प्रकनली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाकर हिलाइए। इस विलयन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। उपयुक्त विलयन ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, क्षारीय मानी जाती है। धातु की वायु के साथ ये अभिक्रिया करवाई गई है। पहले तो ये मोमबत्ती के जरिए इसको मैग्नीशियम का रिबन है वो जलाया जाता है, फिर इस राख को किस में डाला जाता है, राख को है जल में डाला जाता है। फिर आप देखेंगे कि लिटमस का प्रभाव क्या हुआ, ये लाल हो गया। अगला है जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जैसे सोडियम व जल, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो गतिविधि है स्वयं शिक्षक प्रदर्शित करेंगे। तो सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे फिल्टर पात्र में सुखा लीजिए। इस टुकड़े को पानी से भरे बीकर में डालिए। सोडियम धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे जल है और ये सोडियम का टुकड़ा है, ऊपर नाचता है। अगला है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है और ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है और आग पकड़ लेती है। तो सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में किस कारण रखा जाता है, आप इसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि यह है वो धातु है, वो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, वह ऑक्सीजन व जल के साथ क्रिया करके ये आग भी पकड़ सकती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। ए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है, वायु के साथ अभिक्रिया। तो वायु के साथ ए धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक चम्मच में लीजिए और गर्म कीजिए। उद्दहन चम्मच उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी बोतल के धातु का ढक्कन ले सकते हैं और धातु के ढक्कन के चारों ओर धातु का तार लपेट दीजिए। सल्फर जलना प्रारंभ हो तो उद्दहन चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले लीजिए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए ताकि बनने वाले गैस बाहर न जा सके। कुछ समय बाद उद्दहन चम्मच को हटा लीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए, पुनः ढक्कन से ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि नीला लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। विलयन की प्रगति अम्लीय है। सल्फर का चूर्ण वायु से अभिक्रिया करके सल्फर ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जो अधातु का अम्लीय ऑक्साइड है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया, तो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं।
अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया अधिकांश धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनता है। दैनिक जीवन में धातु या धातु का उपयोग, एक तो धातुओं का उपयोग भोजन पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है और बिजली उपकरणों में किया जाता है, और घरों में वर्षा व धूप से बचने के लिए एल्यूमिनियम में लोहे के चदरों में उपयोग किया जाता है। सोने चांदी आभूषणों बनाने में, सिक्के बनाने में भी किया जाता है। पारे का उपयोग तापमापी थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट दहन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा का आदि यौगिक का उपयोग दैनिक जीवन में भी किया जाता है। अधातुओं का उपयोग, ये धातुओं का उपयोग हो गया, और अब है अधातुओं का। गंधक का उपयोग अमल, औषधि व बारूद बनाने में, आप लिख सकते हो औषधि व बारूद बनाने में, और लाल फास्फोरस का दिया सलाई, पटाखे व जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। पेंसिल के शीशे के विकल्प रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी है? तो सोने व चांदी के आभूषण हमेशा चमकते हैं क्योंकि वे बहुत कम अभिक्रियाशील धातु हैं। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल व अमल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उत्कृष्ट धातु मानी जाती है। सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है, जो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। 23 व 22 कैरेट सोने में कुछ प्रतिशत मात्रा अन्य धातुओं की मिलाई, जैसे तांबा की मात्रा मिलाई जाती है सोना बनाने, आभूषण बनाने के लिए। नहीं तो आभूषण इनमें तन्यता सोने में ज़्यादा होती है, इस कारण यह आभूषण बनना संभव नहीं है। मिश्र धातु, तो हमारी माताएं बहनों को द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषण, घरों में उपयोग में आने वाले बर्तन पर सामान्यतः जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों के बनाते समय मुख्य धातुओं के साथ अन्य धातुओं की निश्चित मात्रा मिला देते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकिल, और पित्तल में जस्ता व तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि वे जंग रोधी बन सकें। तो स्टेनलेस स्टील में क्या आ जाता है? क्रोमियम, निकल और पित्तल ये आ जाते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा है, पीतल है, स्टेनलेस स्टील ये क्या है? मिश्र धातु कहलाती है। आपने क्या सीखा? अब हम देखते हैं कि धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, उच्च घनत्व युक्त होती है, उसमें होती है, उसमें चालक होती है, अगाध नम्यता तथा तन्य होती है। तो ये धातुओं के क्या हो गए? गुणधर्म हो गए। भौतिक, अधातु में ठोस, द्रव, गैस अवस्था में हो सकती है।